हेलो एवरीवन, आरपीएससी अड्डा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी जिस सीरीज पर बात कर रहे हैं वो है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वर्कशॉप, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ को अकम्प्लिश करने के जो सबसे ज़्यादा की टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर अवॉइड, नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना है, उन पर बातचीत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए, खास आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ अकम्प्लिश करने वाली हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप इस लिंक को जल्दी ही क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रीजन बीइंग कि आपको हर ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है और ये अपडेट्स आप सभी के लिए बहुत बहुत असेंशियल होती हैं। आप सभी जानते हैं और अब तक आप देखते आए हैं कि किस तरीके से आरपीएससी अड्डा की एक्सीलेंट फैकल्टी टीम आपको बहुत अच्छा मेंटोरिंग करके आपको आपके एग्जाम्स के लिए तैयार करती है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि किस तरीके से हमारी टीम ने बहुत ही सफल तरीके का मेंटोरशिप प्रोग्राम करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के सपनों को साकार किया है। और हमारा विजन भी यही रहता है कि हम आपको, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम आपको तैयार कर पाए, खास आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स अभी री एग्जाम का देने वाले हैं, जो आने वाले मंथ में यानी अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर होने वाला है एज पर एनटीए गाइडलाइंस, उसके लिए हमने खास आपके लिए बूस्टर कोर्स क्रिएट किया है। इस कोर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही टीचिंग आपको करवाई जाएगी। दोनों ही कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रह रहा है और साथ ही स्टूडेंट्स को एक 30 डेज का प्रॉपर 1 आवर के लिए पेपर 1 की मेंटोरशिप दी जाएगी एट अ वेरी वेरी कन्वीनियंट पैकेज ऑफ 1499। उसी तरीके से पेपर 2 में भी हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे नंबर्स में ज्वाइन भी किया है। 1999 में कोर्स फीस के साथ में आपका ये बूस्टर कोर्स आपको हर दिन 2 घंटे का क्लासरूम देगा और ये आपको ऑनलाइन मेथड के ऊपर ये क्रैश कोर्स आपको दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी देरी मत करिए और इतने अच्छे आइडिया का बिल्कुल आपको यूज करना चाहिए ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर सके। खास आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ अकम्प्लिश करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट यूनिक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है आरपीएससी अड्डा के द्वारा, जिसमें आपको हर दिन शाम को 5 बजे क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्विज फॉर्मेट में, ताकि आप इमिडिएटली उससे सॉल्व करके अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि कहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर वो वीक हो रही है। आपके लिए ये इसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रेगुलरली आपको वैकेंसीज के बारे में भी शेयर करते हैं। फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो तैयारी रखिए और जो सारी एक्टिविटीज हम लोग आपके लिए कर रहे हैं उन सभी एक्टिविटीज का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाने का प्रयास करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वर्कशॉप में, वो है आपका आरटीआई एक्ट 2005। ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इस एक्ट में क्या क्या आता है, ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए इंट्रोडक्शन डिमांड करता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन समेट करके आपके इस सेशन में आपको प्रोवाइड की जाए, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत अहम है और आप सर्टेनली यहाँ से 1 से 2 MCQs अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक आपको किसी भी कीमत पर ड्रॉप नहीं करना है। आरटीआई एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 2005 में ये एक्ट एनफोर्स हुआ है और इस एक्ट के माध्यम से जनता को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर पाए, वो खुद सोर्स इंफॉर्मेशन को निकाल पाए, मटेरियल इंफॉर्मेशन को देख पाए, उसका जांच पड़ताल कर पाए, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने वाला एक्ट है। अब बात ये करते हैं कि क्यों ये एक्ट
सत्ता में आया या फिर रीजन क्या था इस एक्ट के आने का, तो 1976 में राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस था, जो कहीं ना कहीं आपके आरटीआई एक्ट का मूलभूत आधार बना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रूल किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, और वो कहां पर उन्होंने बताया, तो वो बताया है आर्टिकल 19 में। तो ये आपको सुप्रीम पॉइंट याद रखना है। इस चीज के बारे में ये बताया कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक स्वतंत्र भारत में हम सब रहते हैं। तो उस स्वतंत्र भारत के अंदर ये हम सबका लेजिटिमेट राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम क्या रहे, हर एक डिसीजन से प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहें। तो उसी तहत ये आया। अब बात आती है कि इस एक्ट में हुआ क्या था। तो इस एक्ट के अंदर जो बेसिक बात निकल करके आई थी वो ये थी कि इलाहाबाद के कोर्ट में इस तरीके का डिसीजन लिया गया था कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन कैंपेन में कई सारी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस का यहाँ पर जो था वो ब्यौरा देखा गया, और जो आपके पीएम इंदिरा गांधी थी, शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए आपको ज्यादा कुछ तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये एक्ट किस संदर्भ में था। तो ये था इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, इस पर्टिकुलर केस के बाद सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया, और ये बताया गया कि ये हम सबका एक मौलिक अधिकार है, और जैसे आपके बाकी सारे एक्ट्स पढ़ने आवश्यक है, ये भी क्या होना चाहिए, करिकुलम में, सिलेबस में एक मैंडेटरी एक्ट का स्थान ये लेना चाहिए। अब आपको अगर मैं बताऊं तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सोर्स है वो है आपका यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, लेकिन उसके अलावा भी आपका जो पर्टिकुलर आरटीआई एक्ट है ये कई बार अलग अलग इंफॉर्मेशन बेस को उठा करके बहुत सारे एग्जाम्स का एक बहुत ही वाइटल और इंटीग्रल सेगमेंट बनता है। अब यहाँ पर क्या चीज है कि ये नागरिकों और मीडिया के द्वारा भ्रष्टाचार, सरकारी काम में प्रगति, व्यय संबंधी जानकारी आदि को उजागर करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया गया। प्राइमरी गोल या फिर प्राथमिक लक्ष्य क्या रहा है इस पूरे एक्ट का, तो हम खुद अपने अंदाजे से भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, सिटीजन्स का विश्वास जीतना, ताकि वो कभी भी ये ना सोचें कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम कर सकती है। अब उनके पास में ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो इस सारे के सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, एम्पावरिंग द सिटीजन्स, प्रमोट ओपननेस, खुले में काम करना, कोई ढकना नहीं, बहुत ही क्लियर कट काम को आगे की तरफ बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑपरेशंस में कि ताकि किसी भी तरीके का कोई लूप होल रह न जाए, कॉम्बैट करना करप्शन को, और मेक आवर ओन डेमोक्रेसी ट्रूली फंक्शन फॉर दी पीपल। डेमोक्रेसी या फ्रीडम की अवस्था में सारा का सारा जो क्षेत्र है वो चलेगा। आप सबने देखा होगा कि आरटीआई एक्ट 2005 के इनैक्टमेंट के बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी, ऐसी गतिविधियां थी जिन पर अपने आप ही रोक लग गई। क्यों? क्योंकि अब सिटीजन्स खुद ही एम्पावर्ड हो गए कि वो बड़े आसानी से डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट किस चीज को प्रमोट करता है और किसे रोकता है। उसके बाद क्या बात आती है कि नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यों में खुलेपन और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, और हमारे लोकतंत्र को वाकई में भी लोगों के लिए कार्य करवाना, ये सारे के सारे कुछ एक बहुत ही अहम बिंदु हैं जो आरटीआई एक्ट की वजह से प्रस्तावित हुए हैं। फिर बात आती है कि सभी संवैधानिक प्राधिकरण, एजेंसियां, स्वामित्व और नियंत्रण, वे संगठन भी जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं, इसके दायरे में आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं
जो किसी भी तरीके से बोला जाए तो कोई कवर में वो नहीं आया करती थी, किसी तरीके का उन पर क्वेश्चन मार्क पहले नहीं लगता था। आरटीआई एक्ट के आने मात्र से उन पर क्या हो गया है, एक कड़ी नजर अब बन गई है। क्यों? क्योंकि सिटीजन का पावर मैनीफोल्ड इस एक्ट के द्वारा इंक्रीज हो गया है। फिर बात आती है कि अधिनियम केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी अनिवार्य करता है। यानी कि अगर जो जनता है वो कोई जवाब मांगती है तो कई बार वो जवाब भी क्या हो जाता था, नीचे कहीं चला जाता था। रेड टेपिज्म की बीमारी से हम सब जने भली भांति नोन है कि रेड टेपिज्म क्या होता है, कि सरकारी ऑफिसेज में फाइल्स पर फाइल्स चढ़ती जाती है, सॉल्यूशन किसी का भी नहीं निकलता है। तो वैसे ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जवाब मांगने का भी पूरा अधिकार है। फिर बात आती है कि क्या इंफॉर्मेशन इसके द्वारा रिवील की जाती है या फिर क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिर कौन सी जानकारी मांग सकते हैं, तो कोई भी जानकारी मांग सकते हैं जिसे सरकार संसद में प्रकट कर सकती है। उसमें कौन सी जानकारियां आएंगी, सरकारी नीतियों और निर्णयों से लेकर वित्तीय रिकॉर्ड और परियोजना विवरण तक की विस्तृत जानकारी शामिल होती है। केवल वो जानकारी यहाँ पर कंसील की जाती है या रोकी जाती है जो जानकारी पब्लिक तक पहुंचाना क्रिटिकल होगा या फिर मुश्किल होगा। उसके अलावा हर जानकारी ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेबली देने में ही बिलीव करते हैं। फिर कुछ जानकारी जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकती है वो आरटीआई के दायरे में छूट दी गई है। उसके अलावा हर तरीके की जानकारी को कोई भी सिटीजन जो कि इंडियन सिटीजन है वो क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। फिर बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या फिर आरटीआई अधिनियम के मूलभूत उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला, नागरिकों को सशक्त बनाना। जो नागरिक पहले दबे दबे से थे, जिनके पास में कई सारी नीतियों का या किसी भी बात के होने का कोई संभव जवाब नहीं था, उन सभी नागरिकों के लिए अब क्या आ गया, जवाब आ गया। फिर दूसरी चीज क्या हो गई कि ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी वो कार्य करता है वो पूरी तरीके से क्या है, ट्रांसपेरेंट नीति पे है, यानी जब भी कोई व्यक्ति चाहे उसको सबको देख सकता है। और दूसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है जवाबदेही। आपके पास आपके किए गए किसी भी कार्य का रीजन होना चाहिए कि आपने ये क्यों किया। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना। इतनी डेमोक्रेसी यहाँ पर चलती है। तो ये सारी की सारी चीजें अवेल होनी चाहिए, सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो इसीलिए ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिसके लिए सरकार है, जिससे सरकार है, उन सभी लोगों को सरकार के हर एक पहलू का या हर एक निर्णय के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी सहायक है। तो कह सकते हैं कि आज की डेट में सरकार की हर एक एक्टिविटी किसमें रिकॉर्ड हो रही है, एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। और वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो कौन सा है, वो आरटीआई एक्ट है, जिसके माध्यम से जब भी कोई पर्टिकुलर सिटीजन चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो इस कैमरा को एक्सेस करके अपने इस मूलभूत अधिकार को यूज में ले सकता है। फिर बात आती है कि अधिनियम में बेहतर सूचित नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो कि नागरिक कैसे हैं, बेहद अलर्ट हैं। उन्हें पता है कि सरकार उनके लिए है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल है। तो इसीलिए वो अपनी ही बनाई गई सरकार से किसी भी समय उनके किए गए किसी भी कार्य के लिए एक सही जवाब
डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट चीज है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं। हम सारे प्रोविजंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर क्या प्रोविजंस हैं एक्ट के, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप पूरा एक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोर एक्ट जिसे बेयर एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो आप सीधा सर्च करेंगे आरटीआई बेयर एक्ट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भाषा में आपका एक्ट लिखा हुआ है उसी भाषा में आपको बताया जाएगा। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से पूरा का पूरा एक्ट समझ में आ जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस या प्रावधान है, सबसे पहला है सेक्शन 2H का प्रावधान, जिसके अंदर सार्वजनिक प्राधिकरणों का अर्थ क्या होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय निकायों के तहत सारे के सारे प्राधिकरण और निकाय। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर कितना स्कोप है, कितना वाइड और वेरीड ये एक्ट आपका बनता है। दूसरा जरूरी सेक्शन है सेक्शन 4B। उसके अंदर गवर्नमेंट को क्या करना है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि अगर कभी भी पब्लिक उस इंफॉर्मेशन को निकालना चाहे, देना चाहे, तो वो क्या कर सकती है, बड़ी ही आसानी से डिस्क्लोज कर सकती है। सेक्शन 6 जो कि अगला सेक्शन है, वो क्या करता है, सिंपल प्रोसीजर बताता है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें। सूचना हासिल करने के लिए एक सही प्रक्रिया को निर्धारित करना, ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। आपने अगर पुराने क्वेश्चंस PYQs MCQs सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस या फिर लॉ संबंधित जो यूनिट होती है आपकी, उसमें ये चीज मोस्ट प्रोमिनेंटली पूछी जाती है कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है। तो वहां पर आपको ऐसी लिस्ट जो आपको ये बताए कि जरूरी सेक्शंस हैं कौन से, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहती है। फिर ये क्या करेगा, एक टाइम फ्रेम बनाएगा फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बाय द PIOs। नेक्स्ट है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि सिर्फ आपकी क्या है, मिनिमम इंफॉर्मेशन रोकी गई है या उसको एग्जेम्प्ट किया गया है डिस्क्लोजर के लिए, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। ठीक है। सेक्शन 8 के अंदर क्या है कि ये मेंशन करता है एग्जेम्पशंस अगेंस्ट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट आरटीआई एक्ट। और अभी अभी हमने देखा था कि कौन सी इंफॉर्मेशन को छूट प्रदान की गई है, तो वो इंफॉर्मेशन है जो कि देश के सुरक्षा हेतु, किसी सिटीजन की सुरक्षा हेतु या फिर सरकार की प्रॉपर फंक्शनिंग हेतु छिपाई जानी सरकार के हित में है ना, देश के सिटीजन के हित में है, केवल उस सूचना को छिपाया जाएगा, अदरवाइज कोई भी ऐसी सूचना नहीं रहेगी। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत छूट प्राप्त के प्रकटन का प्रावधान है यदि व्यापक जनहित में ये सेवा जारी की जाती है। हर वो सेवा जो जनहित की सेवा है उसकी स्क्रूटनी इस एक्ट के द्वारा 100% संभव है। सेक्शन 19 क्या बोलता है, अपील करने का द्विस्तरीय तंत्र बताता है। फिर है आपका सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 क्या बोलता है कि समय पर जानकारी प्रदान करने में विफलता, गलत, अधूरी या भ्रामक या फिर विकृत जानकारी के मामले में दंड का प्रावधान यहाँ पर है। तो यानी कि पेनल्टी एंड ऑफेंसेस वाला जो सेक्शन है आपका, वो है सेक्शन 20। हर एक एक्ट में पेनल्टी एंड ऑफेंसेस के ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता ही है। तो उसी तरीके से आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर पेनल्टी एंड ऑफेंसेस के संबंध में ये पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 23। सेक्शन 23 के अंदर क्या आता है कि जो आपकी निचली अदालत है, लोअर कोर्ट्स हैं, वो मुकदमे या आवेदनों पर विचार करने से रोका गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार अप्रभावित यहाँ पर रहता है। कुल मिलाकर के इजी भाषा में अगर हम बात करें
तो लोअर कोर्ट्स को इस तरीके की एप्लीकेशन से फ्री रखा गया है ना, ऐसे चीजों को एंटरटेन करने के लिए उन्हें फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट हैं, उनको आर्टिकल्स 32 और 226 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन उनके प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त रहेगा, बिल्कुल ही फ्री रहेगा, इस पर बातचीत की गई है। फिर आती है बात कि इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आरटीआई एक्ट का, या फिर ये क्यों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, नागरिकों को शासन में प्रचलित गोपनीयता और शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। यानी कि सरकार को अब अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा वाइजली फंक्शन करना है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी है, इट इज थ्रू द इंफॉर्मेशन कमीशन दैट जो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यह केंद्र और राज्य के स्तरों पर सूचना आयोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी तक की पहुंच यहाँ पर प्रदान हो जाती है। तो ओवरऑल आपके इस एक्ट का जो स्पेक्ट्रम है, जो रेंज है, वो बहुत बहुत बड़ी है, जिससे कई सारे कंज्यूमर्स जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो फायदा उठा सकते हैं, और जो अलग अलग लेवल्स पर करप्शन होता था उस करप्शन से, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर बात आती है कि ये जो सूचना है ये सार्वजनिक भलाई के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के क्या करता है, हितों के लिए प्रासंगिक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो इतना ज्यादा सिटीजन्स के हित में बात करता है। सिटीजन्स को कोई भी परेशानी ना हो, वे जो सवाल का जवाब चाहें वो अपनी सरकार से ले सकें, उसी के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये एफिशिएंटली फंक्शन करता है। फिर प्राप्त जानकारी जो हमें मिली है वो न केवल सरकार को जवाबदेही बनाने में मदद करती है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ बोल बोल करके अपनी बात को क्या कर दिया जाता था, एकदम विस्तृत कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी बातें अब यहाँ पर आ गई हैं। तो इसीलिए किसी भी तरीके के फेक प्रॉमिसेस अब क्या हो सकते हैं, अब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फेक प्रोमिसेस का, झूठे प्रोमिसेस का, सिर्फ बोल करके किए गए प्रोमिसेस का अब जो स्कोप है वो बिल्कुल ही क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब वही प्रोमिसेस किए जाएंगे जो कि करना पॉसिबल है, जिनको पूरा करना मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो सिटीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्टिवली पूछ लेगा कि इस चीज का क्या हुआ, या किसी तरीके से अगर कोई खबर छपी है तो उसकी तह तक जाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग आरटीआई एक्ट के अंदर की जा सकती है। तो इसीलिए नेक्स्ट है, हर साल आरटीआई अधिनियम के तहत लगभग 6 मिलियन आवेदन दायर किए जाते हैं, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सनशाइन कानून बन गया है या फिर बन जाता है। तो मैंने आपसे अभी अभी ये बात कही थी कि आरटीआई एक्ट अपने आप में इतना ज्यादा फेम ले चुका है 2005 के बाद में, रीजन बीइंग कि इससे पहले कई सारे अफसर अपनी एक्टिविटीज को करके पीछे छिप जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो उनको कोई जवाब दे सके। लेकिन अब एक अलग से एक्ट है जिसमें उनको उनके हर एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहने की जरूरत है। फिर बात आती है कि ये एप्लीकेशन कई मुद्दों पर जानकारी मांगते हैं। मूल अधिकारों और अधिकारों के वितरण के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर देश के सर्वोच्च कार्यालयों पर सवाल उठाने तक सारी की सारी सूचनाएं इस एक्ट के अंदर गवर्न हो जाती हैं। आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए लोगों ने ऐसी जानकारी भी मांगी है जिसे सरकारें प्रकट नहीं करना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही सबसे बड़ा स्कैम छिपा हुआ था। तो उसके लिए इससे किस पर रोक लगी? भ्रष्टाचार पर, ह्यूमन राइट्स
का उल्लंघन जहां पर हुआ था और राज्य सरकारों का गलत कामों का कंप्लीट पर्दाफाश इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से हुआ है। और आगे भी ये एक्ट क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान करना और जो माइंड में लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में माना है कि आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 से आने वाला एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को क्रमशः भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यानी वो सारे राइट्स जो कहीं ना कहीं पहले पीछे थे, अब वो ऑटोमेटिकली क्या आ गए हैं, इस एक्ट के माध्यम से आगे आ गए हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्ट्स में इतने अमेंडमेंट्स होते क्यों हैं, एक ही बार में अच्छा बना लो ताकि बार बार अमेंडमेंट्स या फिर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये सब बात हमको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे केसेस आते हैं, जैसे जैसे नए पहलू सामने आते हैं, वैसे वैसे किसी भी एक्ट में संशोधन आना और लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर तो वो सिर्फ एक ग्रंथ बन के रह जाएगा जिसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, सुनेंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे। लेकिन एक लिविंग लाइफ सब्जेक्ट बनने के लिए किसी भी एक्ट में ये बहुत जरूरी है कि नए अपग्रेडेशंस या संशोधन होते रहें। तो अब देखते हैं कि क्या क्या संशोधन हुए हैं। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के दायरे से हटाता है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है। किसे बाहर रखा है? राजनीतिक दलों को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि उनका दिया गया कोई भी भाषण या मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो उन्होंने बनाए हैं, जो बाद में निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं पूरी मीटिंग से, वो सब के लिए उनके पास में अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट है मसौदा प्रावधान 2017, जो आवेदक की मृत्यु के मामले में मामले को बंद करने का प्रावधान था, उसको क्या किया है, वापस से विसल ब्लोअर के जीवन पर अधिक हमले का कारण बन सकता है, तो उसे भी यहाँ पर एज एन अमेंडमेंट संशोधन के रूप में जारी किया गया है। प्रस्तावित आरटीआई संशोधन अधिनियम 2018 का क्या उद्देश्य था कि केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को तय करने की शक्ति देना है, जो कि आरटीआई अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित है। यह कदम सीएसआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता कम करेगा कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल मैटर में ये लोग क्या कर सकते हैं, वेतन संबंधित, रेम्यूनरेशन संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कहीं किसी अफसर को किसी तरीके का गलत मेथोडोलॉजी तो काम में नहीं लिया जा रहा है। फिर बात आती है कि अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित 5 साल के कार्यकाल को भी बदलने का प्रस्ताव है। यदि सरकार का कोई भी पैटर्न, कोई भी वर्किंग किसी भी तरीके से वीक देखा जाता है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या ये एक्ट 100% पूर्ण है? क्या इसमें किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है। हर एक एक्ट का कोई ना कोई लूप होल या वीक पॉइंट जरूर होता है, जिसकी वजह से उससे ऊपर एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो जनरेट किया जाता है। तो उसके तहत आपको क्या क्या क्रिटिसिज्म्स इस एक्ट के याद होने चाहिए, वो है कि प्रमुख सेटबैक यह है कि नौकरशाही के भीतर खराब रिकॉर्ड कीपिंग का परिणाम स्वरूप फाइलें ही गायब हो जाती हैं, ताकि आरटीआई में वो नजर में ही नहीं आए। हम सब ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम को क्रैक करने का आइडिया किसी ह्यूमन बीइंग से आया है, तो कई सारी चीजें कंसील करने का या छिपाने का आइडिया भी उसी माइंड में जनरेट हो सकता है। तो इसलिए ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा है कि सूचना आयोगों को चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के हाईली रिस्की जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रिस्क कभी भी सामने से नहीं है, यहाँ पर पीछे पीछे से बहुत रिस्क है, अंदर ही अंदर
काफी कुछ ऐसा चक्रव्यूह रच जाता है जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉस करना। सूचना का अधिकार कानून के प्रभाव को कम करते हुए सूचना प्रदाता अधिनियम जैसे अनुपूरक कानूनों को हल्का किया गया है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, ऑटोमेटिकली एक थोड़े से स्टैंड बाय मोड पे चली जाती हैं। फिर बात आती है कि सरकार अधिनियम में परिकल्पित सार्वजनिक डोमेन में जानकारी सक्रिय रूप से प्रकाशित ही नहीं करती है, ताकि अगर प्रकाशित ही नहीं होगी तो सवाल करने वाले सवाल उठाएंगे ही नहीं। पर हाँ, ये जरूर हुआ है आरटीआई एक्ट के आने से कि सरकार अपने आप ही क्या हो गई है, सेल्फ अलर्ट मोड पर चली गई है, जहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट देना ही नहीं है जिस स्टेटमेंट की बाद में डायग्नोसिस हो और कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्सिक्वेंस वहां से निकल करके आए। इसकी वजह से आरटीआई आवेदनों की संख्या में वृद्धि होती रहती थी, उसे ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, अब धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर तुच्छ आरटीआई आवेदनों की खबरें आई हैं और प्राप्त जानकारी का उपयोग सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया है। तो वापस से जिस करप्शन को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जा रहा था, रियल जानकारी निकाल करके उसी करप्शन को अलग रूप में वापस से सामने लाया जा रहा है। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके लिए? अपवाद, सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को सरकारी निकायों द्वारा आयोजित जो जानकारी तक पहुंचने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही ये कानूनों को भी अधिकार देता है कि वो क्या करे, व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने का एक मौलिक अधिकार रखें। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 123, 24 और 162 के अंदर कुछ प्रावधान दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकने का प्रावधान करते हैं। जो सारे फैक्ट्स मैंने आपसे बताया था, जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिन्हें बचाए रखना देश के हित के लिए आवश्यक है, उनका अरेंजमेंट यहाँ पर कहीं पर भी होता है तो वो मान्य रहेगा। केवल यह शपथ लेना कि यह एक राज्य रहस्य है, उनकी जानकारी का खुलासा नहीं करने का अधिकार इन्हें इन सेक्शंस के द्वारा दिया जाता है, ताकि क्या रहे, पब्लिक भी इस चीज के लिए सिक्योर्ड रहे कि अगर आरटीआई एक्ट किसी पर्टिकुलर चीज का जवाब नहीं दे रहा है तो वो रीजन क्या होगा, वो रीजन होगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या है, देश के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1912 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित सूचना को प्रकट करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है और वो नहीं होना चाहिए। फिर है कि केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम में सरकारी कर्मचारी को सामान्य या विशेष सरकारी आदेश को छोड़कर किसी भी आधिकारिक दस्तावेजों का संचार या फिर हिस्सा नहीं लेने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है और हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को बचाए रखना है जो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से राष्ट्र के हित में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी दस्तावेज को उसके प्रकाशन से रोकने के लिए गोपनीय रूप से चिन्हित कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अनुसार मान्य है। रीजन बीइंग कि वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि उसे किसी भी तरीके से सामने नहीं उजागर करने में ही सबका हित निहित है। तो ये पूरा का पूरा आपका आरटीआई एक्ट था, जिसमें आपके पास में वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि ये एक्ट क्या है, क्यों इसका ओरिजिनेशन हुआ, क्या क्या बातें इसमें आती हैं, कौन सी बातें हैं जिन्हें छिपाया जाना परफेक्टली सही माना गया है, उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतनी सब इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो सर्टेनली आप एक बहुत अच्छा टॉपिक एक अच्छे लेवल पर मजबूती के साथ में तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।
स्टे कनेक्टेड, आगे भी मिलते रहेंगे इसी तरीके के कुछ एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।